क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 MCQ फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन, जो नवंबर 2021 में टर्म 1 में पेपर आ रहा है क्लास 11 का। उसमें जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आपके MCQ आ रहे हैं, उसमें आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आपको टाइप्स बता देते हैं। पहले 40 क्वेश्चन से बीएससी ने किस तरह से पूछने का फैसला लिया है, ठीक है। 20 सिंपल MCQ रहेंगे, फिर आपको 5 असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन रहेंगे। अब असर्शन और रीज़न क्या होता है जब हम उस पर आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपको 15 क्वेश्चन केस बेस्ड रहेंगे। 15 क्वेश्चन एक नहीं रहेंगे, बल्कि एक केस रहेगा जिस पे 5 क्वेश्चन मिलेगा, फिर दूसरा एक केस देगा जिस पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, फिर एक तीसरा केस देगा उस पर 5 क्वेश्चन मिलेगा। हो गया ना 15। तो 15 5 20 असर्शन रीजन के 5, और ये 15 20 और ये 20, ये 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे ये 40 क्वेश्चन आपका 1 बाई 1। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले मेरा 3-4 लेक्चर्स जो कि टर्म 1 के लिए बना रहे हैं हम वीडियोस, अगर उसे कवर करके जाओ तो आउट ऑफ 40 आप 40 लेकर आओगे। एक और बात, जो बच्चे अगर ये कन्फ्यूज़न में हैं कि क्लास 11th के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, क्लास 12th के मार्क्स से, तो वो गलत फहमी के शिकार हैं। CBSE ने पहले ही मेंशन करके बोला है, अपने उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन है कि जो टर्म 1 का पेपर है और जो टर्म 2 का पेपर है और जो क्लास 11th का बच्चा है, वो दोनों मार्क्स को ऐड करके वो मार्क्स को देगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्लास 11th के मार्क्स का मतलब है, ठीक है। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के पेपर को मेंशन करके देगा। दूसरी चीज़ कि इस बार CBSE पेपर सेट करके भेज रहा है, स्कूल का कोई योगदान नहीं है। 40 क्वेश्चन वो CBSE भेजेगा, उसी से हम लोग को एग्ज़ाम लेना है। मतलब हम लोग को क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम लोग लेने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। बाकी सब तो भगवान पे छोड़ दीजिए, और हम दुआ करेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ओके। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उसमें आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a/4, a - 2b = 0, 6 + b, ठीक है। अब इसमें आपको a और b का वैल्यू बताना है। तो आपको मालूम होगा कि दो ऑर्डर पेयर कब सेम होता है, जब उसका फर्स्ट एलिमेंट से सेम हो, सेकेंड एलिमेंट से सेम हो। तो a/4 को 0 से अगर इक्वेट करोगे तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि a का वैल्यू तो 0 आएगा, क्योंकि गुना हो गया 0 हो जाएगा। फिर इसको अब कंपेयर करो सेकेंड एलिमेंट से, तो a - 2b = 6 + b। तो यहाँ से आपको a के बारे में तो मालूम है कि 0 आ चुका है। अब 2b को आप उधर भेज दो तो वो हो जाएगा 3b और +6, है ना। 2b प्लस में चला जाएगा और 6 को इधर भेज दो तो -6/3 = b, यानी कि 3 × 2 = 6, यानी कि b का वैल्यू हो गया -2। तो a का वैल्यू 0 एंड b का वैल्यू -2 इज़ द योर आंसर। यानी कि ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 0, -2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ कि गिव द सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज़, और आपको जो सेट दिया है वो क्या दिया है, b = x सच दैट कि x² हो जाए x, और जहाँ पे x बिलोंग्स टू r दिया है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें बोल रहा है कि x ऐसा है कि x² = x है, मैंने x किस नियम का पालन कर रहा है, x² = x, और साथ ही साथ x रियल है। तो इसका मतलब इसको बस सॉल्व करने की ज़रूरत है। x² = x, यही तो है x का वैल्यू, इसी के सॉल्यूशन को तो बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि x² - x = 0। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 1 = 0। दैट मीन्स कि यहाँ से x भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और x - 1 भी 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा। बच्चा गलती क्या करता है, वो इस x को उधर भेज देता है, 0/x कर देता है, जो कि बिग मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप x को भेजते उधर तो x 0 भी हो सकता है और 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो x = 0 एंड x = 1 इज़ योर आंसर। यानी कि आपका जो रोस्टर फॉर्म है वो बन जाएगा 0, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछ रहा है, आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और इसमें पूछ रहा है कि द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन -1, 0, है ना, -1, 0 एंड 4। कह रहा है कि -1, 0 और 1 जो ऑब्जर्वेशन है उसका क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले तो मीन निकालो। तो मीन का फॉर्मूला होता है x बार = सबका ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 है,
तो इसको जोड़ोगे तो 4 और 1 जाएगा तो हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो आपका x बार यानी कि मीन, ये है वैल्यू होता है मीन का, मीन को हम लोग x बार से लिखते हैं, तो x बार इज इक्वल टू आ गया 1। अब मीन डेविएशन का क्या फार्मूला होता है फ्रॉम द मीन? तो मीन डेविएशन का फार्मूला जो होता है वो होता है मॉड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन 3, और ये सिग्मा के साथ, सिग्मा xi माइनस x बार इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू मीन डेविएशन, और ये मॉड के साथ होता है। तो xi क्या आता है? ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन का मतलब x1, i के बाद 2 रख दो तो ये x2 हो जाएगा 0, फिर x3 हो जाएगा तुम्हारा 4, x बार तो आपका आया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मॉडुलस ले लेके, तो पहला मॉड में आप क्या लिखोगे? xi का वैल्यू आप -1 लिखोगे, फिर माइनस x बार का वैल्यू 1 लिखोगे, इसका मॉड बंद हो गया, फिर प्लस अगला मॉड में x2 लिखोगे, तो x2 तुम्हारा 0 है, और माइनस x बार, तो x बार तुम्हारा 1 है, इसका मॉड, फिर प्लस अगले मॉड में आप 4 लिखोगे क्योंकि x3 है ना यहाँ पे i के जगह पे, तो 4 लिखोगे, और माइनस x बार आपका 1 आया हुआ है, इसका मॉड, और डिवाइडेड बाई 3। तो अब ज़रा बताओ कि मॉड ऑफ ये क्या आएगा? -2, और फिर प्लस मॉड ऑफ क्या आएगा? -1, फिर क्या आएगा? मॉड ऑफ 3 आएगा। तो मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर अगर निगेटिव भी रहता है उसे पॉजिटिव कर देता है। तो -2 का भी मॉड 2 होगा, -1 का भी मॉड 1 होगा, और 3 का भी मॉड 3 होगा, डिवाइडेड बाई 3। तो 2 1 3 और 3 6, 6/3 यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, और सिंपल सी बात है आपको बी यूनियन सी पूछ रहा है। तो बी यूनियन सी पूछ रहा है तो यूनिवर्सल और ए का कोई मतलब ही नहीं है। बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि बी और सी का वो सारा एलिमेंट एक बार लिख देना है, क्योंकि वो सारा का सारा जो आ रहा है बी में चाहे सी में वो ले लेना है। तो पहले पूरे बी को लिख दो, तो 2 4 6 7 लिख दिए। अब सोचो कि क्या छूट गया जो सी से, तो 2 तो लिख ही चुके हो, 4 भी लिख चुके हो, यानी कि छूटा है 3 और 8, तो यहाँ पे 3 और 8 ये भी लिख दो। बी यूनियन सी का मतलब होता है कि बी और सी के वो सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब अगर ऐसे पूछता कि बी इंटरसेक्शन सी, तब आंसर क्या होता? केवल 2 और 4, क्योंकि 6 7 तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो बी यूनियन सी का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? हम तो करेंगे आपको 2 3 4 6 7 8, यानी कि हम टिक करेंगे बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 3 और 6 एलिमेंट भी हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? -1 2 3, स्क्रीन पे से और आ गया क्वेश्चन, और बी जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 1 3। देन बी क्रॉस ए कंसिस्ट, बी क्रॉस ए कंसिस्ट, बी क्रॉस ए कंसिस्ट का मतलब बी क्रॉस के अंदर क्या इसमें से कौन सा एलिमेंट आएगा? तो बी क्रॉस ए के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसमें पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए से आएगा। तो आप ये चेक करो, पहला ऑप्शन अगर -1 और 1 लेते हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो -1 और 1 तुम पहला ऑप्शन ए ऑप्शन देख रहे हो उसमें पहला एलिमेंट -1 जो है वो पहले से आ गया है, जबकि b इंटू ए में b से पहला एलिमेंट आना चाहिए, तो ये कट गया। b पे आते हैं 2, -1, ये भी कट गया क्योंकि 2 आपका सेट ए से आ रहा है। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन पे 3, -1, तो ये सही है, और डी ऑप्शन पे आते हैं 3, 1, तो ये सही नहीं है, क्योंकि भले बी से 3 आ रहा है लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट आपका 1 लिखा है वो 1 आपका तो ए में से आना चाहिए, और ए में तो आपका 1 है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करते हैं बोर्ड, फिर बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि Z1 बराबर 3 + अयोटा एंड Z2 बराबर 1 + 4 अयोटा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 + Z2 इज लेस देन। तो सबसे पहले Z1 + Z2 तो निकाल लो, फिर मैग्नीट्यूड पे आते हैं। तो Z1 और Z2 को जोड़ना है तो इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी और रियल पार्ट में रियल, तो 3 और 1 रियल है तो 3 1 4 हो जाएगा। इमेजनरी पार्ट अयोटा है और 4 अयोटा है तो ये 5 अयोटा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो √4² और प्लस 5², यानी कि ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, तो जोड़ो आप 6 5 11, 2 और 1 3 4, √41। तो √41 का वैल्यू किससे कम है? तो √41 का मतलब हुआ कि अगर ये मान लीजिए कि अगर 36 रहता है, अगर ये 36 रहता तो ये बाहर 6 होता, तो निश्चित रूप से √41 6 से तो ज़्यादा है, 6 से तो ज़्यादा है, समझ रहे बात को। तो लेस देन बोल रहा है कि Z1 + Z2 इज़ द लेस देन, किससे कम है? तो कम जो है एक ऑप्शन सी जो है वो तो
उससे कम नहीं है, क्योंकि 5 ये जो वैल्यू आएगा वो 6 से ज़्यादा आएगा। दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 7। क्यों 7 से कम आएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे √49 होता तब ना 7 आता, तो 49 से तो कम है ये। तो अगर ये 41 है और √36 में 6 होता है और √49 में 7 होता है, तो 6 और 7 के बीच में ये नंबर है। तो निश्चित रूप से ये जो डी ऑप्शन देख रहे हो 7.40 उससे तो कम है ही, तो वही ऑप्शन करो टिक, क्योंकि वो साफ दिख रहा है कि 7.40 से ये जो नंबर √41 है वो कम है। इसमें सस्पिशन है 6.38 6.10, तो डी ऑप्शन ही कर दो, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा ना। तो जब एक ही ऑप्शन सही होगा और बोल रहा है कि किस वैल्यू से ये छोटा होगा, तो साफ रूप से जो दिखाई दे रहा है वैल्यू वो है 7.40, क्योंकि ये वैल्यू 7 से कम होगा, तो 7.4 से तो पक्का कम होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21, यानी कि ये जो डाटा दिया गया है इसका मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन, ठीक है, अबाउट द मीडियन। तो सबसे पहले तो मीडियन निकाला जाए, उसके बाद ना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलेगा, समझ रहे बात को। तो मीडियन पहले निकाल। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है कि इस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, और सजाने के बाद जो सबसे बीच वाला डाटा होता है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सजाते हैं। तो सबसे मेन में सबसे छोटा कौन है? 3 है। तो सबसे पहले क्या लिख दो? 3। उसके बाद कौन है? 4 है, 4 पे टिक करते जाओ। फिर 4 के बाद कौन है? 4 के बाद 5 है, 5 पे टिक कर दो। फिर 5 पे टिक कर दिए तो अब क्या है? 6 तो है नहीं, तो 7 है ना, 7 पे टिक कर दो। फिर 7 के बाद कौन है? 7 के बाद तुम्हारा 9 है ना, यहाँ पे 9 छुपा है, तो ये 9 भी हो गया। फिर आपका 10 भी हो चुका, अब 11 तो नहीं है, अब 12 ले लो, तो ये तुम्हारा 12 हो गया। फिर 12 के बाद तुम्हारा कौन होगा? 19 होगा और 21 होगा। तो क्या हम लोगों ने सारा कवर कर लिया है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छूट रहा है भाई, कौन छूट रहा है? 18 छूट रहा है। तो 18 कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि 12 और 19 के बीच में होगा। तो हो गया ना टोटल। अब मीडियन जो होता है वो ठीक बीच वाला डाटा होता है, तो 3 इधर से छोड़ो और 3 इधर से छोड़ो, फिर और 2 इधर से छोड़ दो और 2 इधर से छोड़ दो, तो सबसे बीच में कौन हुआ? 9। तो मीडियन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू आ गया 9, ठीक है। अब मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस मीडियन, क्योंकि अभी फार्मूला आपको मीन का बताया था ना, मीन डेविएशन का अबाउट मीन, तो उसमें हम क्या कर रहे थे? x बार यानी कि मीन घटाए थे। अभी क्या घटाएंगे? मीडियन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n, यही फार्मूला होता है। तो मीडियन जब हमारा आ चुका है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस 9 और डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था हमारा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था, तो 11 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मॉड ऑफ xi माइनस 9 का मतलब क्या हुआ और सिग्मा का। तो xi आपका ये है, आप बार बार सबको घटाओ, तो आप 9 को क्या करना है? सब में से घटाना है, 9 को घटाना है सब में से और सबको जोड़ना है। तो 9 इसमें से घटाओगे क्या बचेगा? इसी में से घटाओ, है ना, 9 घटाओ, क्योंकि मॉड लेना है ना। एक्चुअली आपको तो मालूम होना चाहिए कि फाइनली मॉड लेना है, तो घटाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव का तो चांस ही नहीं है, सब पॉजिटिव ही लिखो, क्योंकि फाइनली तो मॉड लेके ही जोड़ोगे ना, बाई 11 करोगे। तो अगर 9 घटाओगे तो ये 6 बचेगा, 9 घटाओगे 6 बचेगा, 9 घटाओगे 5 बचेगा, 9 में से 4 घटा 5 है ना, 9 में से 5 घटा आपका 4, 9 में से 7 घटा 2, 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 10 घटा 1, 9 में से 12 घटा 9 3 12, 9 में से 18 घटा 9 9 18, 9 में से 19 घटा 10 और 9 19, और 9 में से 21 घटा तो कितना हो जाएगा? 12, है ना। 12 और 9 कितना हो जाता है? 21। अब इसको जोड़ना है और टोटल 11 से डिवाइड करना है, यानी कि 6 + 6 सबको जोड़ोगे ना बाई ऐसे, क्योंकि सिग्मा लिखा हुआ था, तो सबको जोड़ दो, जोड़ दिए और बाई 11 करना है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो 6 6 12 होगा, और यहाँ से देखो ये भी 12, 24 हुआ, फिर ये 12, 36 हुआ, है ना, 12 12 24 36, ठीक है, 36 हुआ, 36 और 10 46 हुआ, एक 47 हुआ, 47 और 2 49 हुआ, 4 49 और 4 53 हुआ, और 5 58 हुआ।
यानी कि 58 और टोटल ऑब्जर्वेशन को गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 दशमलव 55 के बाद 3 बचा 3 0, तो 11 दूना के 22, ठीक है। और 11 दूना के 22 हुआ, फिर आपका बचा कितना 8 0, तो 11 7 77 यानी कि 5.27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्क्रीन पे अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि लेट एक्स सच दैट, पहले ए सेट के अंदर देखें आप क्या लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये ए सेट की बात है। बी सेट में क्या है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस सेट का मतलब समझिए, क्योंकि ऑप्शन में हमें दिया है कि ए बराबर बी, ए बिलोंग्स टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदला जाए। तो ए सेट के अंदर क्या आएगा, एक्स ऐसा है, इसको क्या पढ़ा जाता है, एक्स ऐसा है कि एक्स एक इंटीजर है। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। एक्स ऐसा है कि एक्स एक इंटीजर है और वो इंटीजर इस नियम का भी पालन करता है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 4 को LHS में खींच लिया। तो ये x + 2 हो गया और x - 2 हो गया लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अगर ये आपको साइन स्कीम पढ़ाए थे हम, -2 ये +2 आपका प्लस माइनस प्लस चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये आंसर होता है, ठीक है। तो यानी कि ए सेट के अंदर आपका एलिमेंट आएगा जो -2 से लेकर 2 तक सब आएगा, लेकिन हमको क्या लेना है, x को z ही लेना है। तो इंटीजर -2 से लेकर 2 तक में कौन कौन इंटीजर आएगा, तो -2 आएगा, -1 आएगा, समझ रहे हो आप, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ये सेट ए की बात हो गई। अब सेट बी पे आते हैं कि सेट बी का नाम क्या है। सेट बी में है कि x बिलोंग्स टू, x ऐसा है कि x एक रियल नंबर है और इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाइड कराओ। तो इसको सेटिस्फाइड कराओगे तो इसको हमको क्या करना होगा, 0 के ऐसा x निकालना होगा जो इसको 0 करता हो, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये इसका फैक्टर अगर आप करो, फैक्टराइज करने आता है तो आप x - 2 × x - 1 ही करोगे, क्योंकि तभी तो 2 आएगा ना, 2 एकम 2 प्लस में, और -2 और -1 -3। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 1 आएगा 2 और 1 आएगा 1। तो इस बी सेट के अंदर आ गया 1, 2। अब जरा सोचो कौन सा सही है, क्या a बराबर b है, तो नहीं है, a नॉट इक्वल टू b सही मानेंगे। अब देखो ये जो सी ऑप्शन है ये क्यों कटेगा, ए बोला है सी बोला है कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी का मतलब हुआ कि ए का पूरा एक सेट है वो पूरा का पूरा इसमें आना चाहिए, तो नहीं है। फिर बोला है कि ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, तो हम तो भैया बी ही मारेंगे क्योंकि वो सही है। ए डज नॉट एलिमेंट ऑफ बी का मतलब कि ए एक एलिमेंट नहीं है बी का, तो ये भी बात तो सही ही बोल रहा है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है बी का, लेकिन हम लोग बी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वैसे आपका मन है, आप किसको भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, थोड़ा इरेज किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब हो गया कि ये f(x) का डिफाइंड कब होगा। तो आपको डोमेन के लिए बताए थे कि कोई भी फंक्शन को डिफाइंड कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में भी है और अंडर रूट में भी है तो केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर कैरी नहीं कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि x² - x - 6 ही केवल अनडिफाइंड कर सकता है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस डोमेन यही है। तो ये इसको फैक्टराइज कर दो, आप फैक्टराइज करने आपको आता होगा, ये 6 का 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो x - 3 और x + 2, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -3 दूना के 6 आ जाएगा, और -3 में से +2 घटाओगे तो -6 आ जाएगा। आप फैक्टराइज कर दो, तो यहाँ से आया x इज़ नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और -2 कौन है, 3 और -2 कौन है, ए ऑप्शन है ना, कि x बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो आप, लेकिन क्या छोड़ दो आप, तो 3 को और -2 को, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा 6, 5, 9, 13, 12, 8 एंड 10। तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा xi का
होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, ये होता है। तो सबसे पहले एक्स आई का सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसके लिए आप एक बॉक्स बना लो। बॉक्स में बना लो कि ये तुम्हारा एक्स आई है और ये एक्स आई का स्क्वायर है। तो इसमें क्या करो कि 6 लिखो, तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दो, फिर 5 लिखो तो ये 25 लिख दो, 9 लिख दो तो है ना, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, फिर 13 लिख दो तो 13 का स्क्वायर तुम्हारा 169 हो जाएगा, फिर 12 लिख दो तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। और 8 लिख दो तो 8 का स्क्वायर तुम्हारा 8 8 64 हो जाएगा। और इस तरह से फाइनली आपका 10 होगा और 10 का स्क्वायर जो है आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा एक्स आई। अब कहानी क्या है कि हमें दो चीज़ चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, तो ये है, इसको अगर हम ऐड करेंगे इस पूरे को तो वो हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो उसको जोड़ के आपको करना है। तो एडिशन जो है हम आपको यहाँ पे पार्टिकुलरली ऐड करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली एडिशन लिख देते हैं नीचे, आप देख लीजिएगा कितना आएगा। और सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या हुआ, तो ये आपका एक्स आई का सिग्मा होगा 6 5 11 9 20, आप जोड़िएगा इसको, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने से सिग्मा एक्स आई आएगा और इसको जोड़ने से सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आएगा। यहाँ वैल्यू प्लग इन करेंगे, एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन करिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर हम एडिशन किए तो 619 आया, इसको ऐड किए तो 63 आया। अब वैल्यू प्लग इन करिए, ठीक है। अब वैल्यू को प्लग इन करिए, तो यहाँ पे वैल्यू को प्लग इन करिएगा तो अंडर रूट में क्या आएगा, तो यहाँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का लिखिएगा 619 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया तुम्हारा 619/7। फिर माइनस आप क्या लिखोगे, ये पहले नंबर है फिर स्क्वायर है, यानी कि 63/7, 63/7 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब जो है इसको काटिएगा तो क्या आएगा आपका 619/7 और माइनस ये दो 63 का स्क्वायर है, तो मतलब 63 × 63 करना होगा। तो 63 × 63 करने तुम्हें बताया गया है कैसे, 3 3 जा 9, 6 3 18, 6 3 18 2 के 36 को 6 हाथ में लगा 3, 6 के 36 और 3 39, यानी कि आपका ये हो जाएगा 3969/7 49, ठीक है। अब ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 49, तो 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 7 9 63 को 3 है ना, और 7 9 63 को 3 हुआ, 6 हासिल हुआ, 7 एकम 7 और 6 13, ठीक है। फिर हासिल हुआ 1, तो 7 6 42 और 1 43 और माइनस 3969 का अंडर रूट। अब इसे घटाएं, यहाँ पूरा में अंडर रूट लगेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप घटाइएगा तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आएगा 364, घटा के देखिएगा तो ये आएगा 364 और डिवाइडेड बाई 49 का अंडर रूट, ठीक है ना। चलिए तो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा कटने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या 7 से कट जाएगा, तो बिल्कुल कटेगा। 7 5 35, देखो 7 7 49 हुआ, 7 5 35 हुआ और 7 दूना के 14 हुआ, अब नहीं कटेगा। तो यानी कि 52/7 का अंडर रूट इज़ द आंसर। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आप चले जाओ अंडर रूट 52/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आई बटन में जाएं।